अल्पसंख्यक पिछड़े लोग कहीं ना कहीं खुद ही बन जाते हैं अपने शोषण का कारण, या फिर कहीं ना कहीं उन्हें सचमुच में भी कुचला जाता है। वो आवाज़ नहीं उठा पाते, वो कमज़ोर होते हैं। तो आज हम ऐसे ही ड्रूज अल्पसंख्यकों के ऊपर हुए अत्याचार और हाल ही में इजराइल ईरान युद्ध के बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हम जानते हैं, मिडिल ईस्ट में पहले भी ईरान और गाजा का युद्ध हमें इतने लंबे समय तक देखने को मिला। अब क्या है, इजराइल सीरिया का युद्ध हमें देखने को मिल रहा है। तो हम आज इसके बारे में देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, जानते हैं हम कि ये चर्चा में क्यों है। जैसा कि आप जानते हैं कि गाजा और ईरान के बाद अब इजराइल ने सीरिया पर घातक हमला किया है। इजराइल ने कहा कि उसने बुधवार 16 जुलाई 2025 को दमिश्क में सीरियाई सेना मुख्यालय पर बमबारी की। जो इस्लामाबादी नेतृत्व वाली सरकार है, उसको इन्होंने जो है चेतावनी दी कि वह अपने स्वीदागढ़ में ड्रूज अल्पसंख्यकों को अकेला छोड़ दे। उसके बाद जो इजराइल की सेना है वो कहती है कि हम बुधवार 2 जुलाई 2025 को दमिश्क में सीरिया के राष्ट्रपति भवन के क्षेत्र में सैन्य लक्ष्य पर हमला किया है। इजराइल का कहना है, वो एक्सेप्ट करता है कि हमने सैन्य लक्ष्य पर हमला किया है। उसके बाद हमला जब किया तो जबकि इससे पहले उसने घोषणा की थी, उसने राजधानी में सैन्य मुख्यालय पर हमला किया था। पहले इसने सैन्य मुख्यालय पे किया, उसके बाद चेतावनी भी दी, परंतु फिर उसके बाद इन्होंने रिपीट में राष्ट्रपति भवन पर सैन्य लक्ष्य का हवाला देके हमला किया। तो आइए जानते हैं हम आज कि इजराइल कहाँ पे सिचुएटेड है। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि इजराइल इस वाले एरिया में ये इतना सा सिचुएटेड है और ये सीरिया है। तो इसके ऊपर जो इसकी राजधानी है, जो कि इसकी राजधानी दमिश्क है, इस पर इन्होंने इसके राष्ट्रपति भवन पर हमला किया है। इजराइल क्या चेतावनी देता है, तो इजराइल इनको चेतावनी क्या देता है, जब भी बात कर रहा है कि हमने पहले इन्हें चेतावनी दी थी, तो चेतावनी क्या दी, उसने इस्लामाबादी नेतृत्व वाली सरकार को चेतावनी दी कि वह स्वीदा के गढ़ में ड्रूज अल्पसंख्यकों को अकेला छोड़ दे। और जो ये सांप्रदायिक झड़पें हुई थी, इनमें लगभग 250 लोग मारे गए थे। इसमें जनहानि हुई थी, सिटीजन्स को मारा गया था। सीरियाई सरकारी बलों ने मंगलवार 15 जुलाई 2025 को स्वेदा के बहुसंख्यक ड्रूज शहर में प्रवेश किया, जिसका घोषित उद्देश्य स्थानीय बेडोइन जनजातियों के साथ संघर्ष में 100 से अधिक लोगों की मौत के बाद ड्रूज समुदाय के नेताओं के साथ सहमत युद्ध विराम की निगरानी करना था। इसमें मेन मोटिव इनका था कि युद्ध हो रहा है, जनजातीय संघर्ष हो रहे हैं, तो इनके जो युद्ध है उसको इनको विराम का मोड़ देना था। परंतु इसका जो है अलग ही मोटिव निकल गया, अलग ही उद्देश्य हो गया। उसके बाद हम जानते हैं कि सीरिया के अंतरिम राष्ट्रपति जो कि अहमद अल शरा है, तो इनके नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ ये अब तक की सबसे बड़ी इजरायली कार्रवाई मानी जा रही है। अब तक का सबसे बड़ा हमला हम इसे मान रहे हैं। हाल के महीनों में यहाँ की सरकार ने अमेरिका और इजराइल के बीच संबंधों को भी जो है अमेरिका और इजराइल है, इनके बीच संबंध है सीरिया अच्छे करने की या बढ़ाने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद जो ये हमला हुआ है, तो इसके प्रमुख निशाने कौन से थे, तो सीरियाई सैन्य मुख्यालय का प्रवेश द्वार इसका मुख्य मतलब पॉइंट था जिस पर इन्होंने अटैक किया। उसके बाद रक्षा मंत्रालय का हिस्सा, जैसा कि हम जानते हैं, और राष्ट्रपति भवन के निकट सैन्य ठिकाने। पहले इन्होंने रक्षा मंत्रालय पर ही किया था जो है मतलब अटैक, उसके बाद राष्ट्रपति भवन लास्ट में इन्होंने जो है निशाना बनाया। हमले का कारण क्या था, किसी भी चीज़ के पीछे कुछ ना कुछ कारण होता है, तो इसका कारण क्या था उसे भी हम जान लेते हैं। तो इजराइल दावा करता है कि हमने दक्षिणी सीरिया के स्वेदा शहर में ड्रूज समुदाय के खिलाफ सीरियाई सेना की कार्रवाइयों के जवाब में किए गए हैं। जो सीरियाई सेना है उसकी कार्रवाई हुई थी, तो उसके जवाब में इन्होंने ये हमले किए हैं। ड्रूज समुदाय इसमें मुख्य है। स्वेदा में ड्रूज लड़ाकुओं, सरकारी बलों और
बेदोई समूहों के बीच झड़पें, जिसमें 169 से 300 लोगों की मौत की खबर हमें मिली है। उसके बाद हम जानते हैं कि इजराइल का ये कहना है कि ये रूस अल्पसंख्यकों की रक्षा और अपनी सीमाओं पर सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए है। मतलब ये अपने आप को जो है सिक्योरिटी के लिए बोलता है कि हमारी जो लाइन है, हमारी जो सीमा है, उस पर हम जो है सेफ्टी को एकदम तटस्थ होकर सुनिश्चित करने के लिए हमने जो है ये एक्शन लिया है। उसके बाद हम जानते हैं कि इजरायली रक्षा बल यानी कि IDF, जैसा कि हम जानते हैं इजरायली डिफेंस फोर्स, हमने सीरिया शासन के सैन्य मुख्यालय पर हमला किया ताकि रूस नागरिकों को बचाया जा सके। ये अपने पक्ष की बात करते कि हमारा हमला करने का मोटिव ये नहीं कि हम इस पर कब्जा करना चाहते, हम ये चाहते कि रूस नागरिक है इनको हम बचा सकें। उसके बाद सीरियाई सूत्रों के अनुसार हमले में 5 सुरक्षा बल सदस्य मारे गए हैं। जो इजरायली सुरक्षा बल है उसमें इनको मतलब अपने पक्ष में बताया गया है। हमले का प्रभाव देखें तो इसका जो है मुख्य प्रभाव इफेक्ट क्या देखने को मिले तो दामिश्क में सैन्य मुख्यालय और रक्षा मंत्रालय में भारी नुकसान हमें देखने को मिला है। इनकी जो इमारतें थी, बिल्डिंग्स थी, वो हमें एकदम चूने पत्थर में तब्दील होती मिली है। इसके बाद हम जानते हैं कि स्थानीय नागरिकों में दहशत, धमाके और गोलियों की आवाज़ों की गूंज हमें सुनाई दी गई है। जो एक टीवी एंकर है उनके लाइव शो को छोड़कर भागने वाला वीडियो भी इस दहशत के समय पे ही वायरल हुआ है। उसके बाद जैसा कि हम जानते हैं सीरियाई नेटवर्क फॉर ह्यूमन राइट, तो इसकी एक रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग स्वेदा में जो हिंसा हुई है, वॉयलेंस हुआ है, तो उसमें 169 लोग मारे गए हैं। जैसा कि हम जानते हैं इसकी अंतर्राष्ट्रीय प्रक्रियाएं, तो ये क्या देखने को मिली अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर ईरान और अमेरिका के जो हम इनकी प्रतिक्रिया है, तो ये देखते हैं ईरान की प्रतिक्रिया है जैसे कि विदेश मंत्री ने हमले की निंदा की है, इससे क्षेत्रीय युद्ध का कारण बताया इसके बाद हम देखते हैं कि अमेरिका, तो अमेरिका में विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा कि सभी पक्षों से संपर्क किया गया है और संघर्ष जल्द खत्म होगा। इन्होंने आश्वासन दिया है कि ये जो कि गाजा वाला युद्ध था उसकी तरह लंबे टाइम तक नहीं चल के जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ है वो अंतर्राष्ट्रीय संघ है, तो इसके लेवल पर जो UNSC यानी यूनिसेफ है उसने 17 जुलाई 2025 को आपात बैठक बुलाई, जैसे कि इमरजेंसी बैठक बोलते हैं अपन। इजराइल के राजदूत जो कि डैनी डेनन ने सीरियाई बलों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। इजराइल के राजदूत सीरियाई बलों के खिलाफ जो है इन्वेस्टिगेशन की मांग करते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ में विभिन्न देशों के मुद्दे लेके जाए जाते हैं। हमारा भारत है तो भारत भी अपने मुद्दों को जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के सामने ले जाता है, वो वहाँ पे सुलझाना करने का काम करता है। यूनिसेफ उसकी एक ब्रांच है, उसका काम होता है कि जो भी युद्ध वगैरह हो उनमें सुलह करे और उसको समझौते करवाए और विश्व शांति स्थापित करे। उसके बाद रूस समुदाय की पृष्ठभूमि हम देख लेते हैं। जो रूस समुदाय है वो सीरिया में लगभग 7 लाख ड्रूज मुख्य रूप से स्वेदा में रहते हैं। जो ड्रूज समुदाय है वो एक अद्वितीय धर्म का पालन करते हैं। ये मतलब डिफरेंट टाइप के हैं, ये ना तो बुद्ध है, ना हिंदू है, ना कोई और धर्म है, जबकि ये हिंदू, बौद्ध और जो भी डिफरेंट टाइप के रिलीजियस है उनका एक मिश्रण है। सीरियाई सेना और ड्रूज मिलिशिया के बीच तनाव, क्योंकि सरकार सशस्त्र समूहों को नियंत्रण करने की कोशिश कर रही है। सरकार है जो इन्हें मतलब जो ये हमले हो रहे हैं, ये समूह है, ड्रूज समूह है, इनको नियंत्रित करने की कोशिश कर रही है, इन पे अपना आधिपत्य जमाने की कोशिश कर रही है। तो इनके बीच है थोड़ा तनाव देखने को हमें यहाँ मिलता है। जो गोलाना हाइट्स है उनमें 29,000 से अधिक ड्रूज जो खुद को सीरियाई मानते हैं। जो ड्रूज है ये अपने आप को सीरियाई मानते हैं, जबकि इजराइल दावा करता है कि इन्हें अकेला छोड़ दें, इन पे हमारा आधिपत्य है।
जो गोलन हाइट्स है तो ये हमें यहाँ पे सिचुएटेड दिख रही है। इस पे जो है अभी क्लियरिटी नहीं है, इजराइल बोलता है ये हमारी है, सीरिया बोलता है ये विवादित क्षेत्र है। कुल मिला के क्षेत्रीय और भू राजनीतिक प्रभाव, तो इसमें हम देखें तो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, मध्य पूर्व में यानी कि मिडल ईस्ट में जो है तनाव बढ़ रहा है। गाजा ईरान के बाद सीरिया में नया युद्ध का मोर्चा खुला है। अभी तक गाजा ईरान में कन्फर्मली जो है अभी युद्ध विराम हुआ भी नहीं, उसके पहले ही जो है नया युद्ध है वो खुल गया। इजराइल का गोलान हाइट्स पर बफर जोन को नियंत्रित करने का दावा देता है। इजराइल दावा देता है कि इसका बफर जोन है वो मेरे अकॉर्डिंग जो है चले, मतलब इस पे ये अपना प्रशासन चलाना चाहता है, जबकि इसे सीरिया का हिस्सा माना जाता है। ये जो है अपने अंतर संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें भी विवादित घोषित किया हुआ है। सीरिया की नई सरकार को स्थिरता में चुनौतियां, खासकर बशर जो अल असद के पतन के बाद ये जो सीरिया की सरकार है उसके लिए चुनौती है कि वो एक जगह पर टिक पाएगा या नहीं टिक पाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजरायली प्रधानमंत्री है, ये बयान देते हैं कि हम सीरिया से बेहतर संबंध चाहते हैं लेकिन सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाएंगे। इनका है कि हम युद्ध करेंगे तो भी हमारी सुरक्षा के लिए करेंगे, तो इसे ये सही ठहराते हुए एकदम ठहराव के साथ ये वाली बयान देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या है, आने वाले फ्यूचर में क्या संभावनाएं हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमला मध्य पूर्व में इजराइल की आक्रामक नीति को दर्शाता है। इससे ह्यूज लेवल में जो कि युद्ध और अशांति फैल सकती है। रूस समुदाय की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए अंतर्राष्ट्रीय हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसमें जो रूस समुदाय है ये अल्पसंख्यक है और इनकी सुरक्षा, क्षेत्रीय स्थिरता के लिए जो है अंतर्राष्ट्रीय संघ जैसी इसकी एजेंसियों को हस्तक्षेप करने की जरूरत है, यहाँ दिखाई गई है। इसके जो है संभावित परिणाम, तो क्षेत्रीय युद्ध का खतरा, मिडिल ईस्ट में शांति वार्ता की शुरुआत भी हो सकती है। तो इसी के साथ आज हम हमारे टॉपिक को विराम देते हैं और मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। जब तक के लिए थैंक यू सो मच।